एक तगड़ी एपिक बैटल चल रही है जहां पर ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े हीरोज लड़ रहे हैं एक डेमोनिक मॉन्स्टर द लिक्विडेटर के अगेंस्ट। पर इस बार हमारा हीरो कोई ओवर पावर्ड सुपर हीरो नहीं बल्कि एक मामूली सा फुट सोल्जर है, ग्रे ली, जिसका काम है बस अपनी ड्यूटी निभाना। लेकिन एक सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। एक तेज लेजर उसके दिल के आर पार चली जाती है। वो बंदा बिल लाइक अब मेरा खेल खत्म। अपने आखिरी मोमेंट में वो अपने आसपास देखता है जहां उसके साथी सोल्जर सब मरे हुए हैं और जो ग्रेटेस्ट हीरो है वो द लिक्विडेटर के साथ एक इंटेंस फाइट में फंसे हुए हैं। उन हीरोज में से 4 ब्रेव वॉरियर है और हर एक के पास एक तगड़ी यूनिक पावर है। और फिर आते हैं हमारे हीरो जैसे लोग जो बस सैक्रिफाइस होने के लिए भेजे जाते हैं। ये लोग है ना बिल्कुल एनपीसी जैसे होते हैं जो कॉर्नर पर खड़े होते हैं बिना किसी डायलॉग के। इनका पर्पस होता है बस मरना। हमारा हीरो अपने आप को बेचारा फील करता है, सोचता है कि उसने इस वॉर में कितना कम कंट्रीब्यूट किया, काश उसके पास कोई तो टैलेंट होता। पर अगर देखा जाए ना तो जितने पावरफुल हीरोज हैं उनका भी कोई चांस नहीं है। लिक्विडेटर उन सबको गाजर मूली की तरह काट देगा और लिटरली एक ही ब्लो में सब कुछ खत्म हो जाता है। और अब पता पड़ता है कि वो मॉन्स्टर तो बस उनके साथ खेल ही रहा था। ये देखकर ग्रेली को समझ में आ चुका है कि ह्यूमैनिटी का एंड तो फिक्स है, लेकिन फिर उसको याद आता है कि उसका हार्ट तो पहले ही टुकड़ों में कट चुका है और वो फिर भी जिंदा है। और अगले ही मोमेंट में वो खुद को एक खंडर के बीच खड़ा हुआ पाता है। उसके सामने एक ओमनीपोटेंट बीइंग है जो बिल्कुल भी कॉन्टेस्ट नहीं दे रहा कि ये सब हो क्या रहा है। ये मिस्टीरियस बंदा कहता है कि ग्रे की बॉडी ऑलरेडी हील हो चुकी है, पर असली ट्विस्ट तो ये है कि उसने खुद को हील किया अपने अंदर छुपी पावर से जो हमेशा उसके अंदर थी। वो बंदा बोलता है कि ग्रे एक्चुअली लिक्विडेटर से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। भाई वही द लिक्विडेटर जिसने सारे हीरोज को गाजर मूली की तरह काट डाला। पर एंटिटी को बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि ग्रे इतनी पावर हैंडल कर सकता है, तो अभी के लिए वो एंटिटी ग्रे को अपनी थोड़ी सी पावर देता है, बस उतनी की वो लिक्विडेटर को ठोक सके। वो जैसे रियल वर्ल्ड में वापस आता है उसकी इस कोड के आसपास एक मिस्टीरियस एनर्जी दिखने लगती है जो उस ऑल पावर बिंग ने उसे गिफ्ट की है। ग्रे है ना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और वो इस एनर्जी को टेस्ट करता है कि ये सच में काम करती है या बस हवा हवाई है। और भाई लिटरली ये पावर एक सॉलिड पंच पैक करता है, इतना कि लिक्विडेटर भी ग्रे की तारीफ करता है उसकी स्ट्रेंथ के लिए। पर वेट, ये भी काफी नहीं है। जैसे ही ग्रे दूसरा स्ट्राइक मारता है ना, बम, वो भी बाकी सबकी तरह दो टुकड़ों में कट जाता है। भाई खून उसकी बॉडी से बह रहा है, पर अजीब बात तो यह है कि लिक्विडेटर फिर भी उसकी तारीफ करता है। वो कहता है कि ग्रे पहला आदमी है जिसने उसे इतना चैलेंज किया कि उस लेवल तक की पावर उसे यूज करनी पड़ी। पर रुको, लिक्विडेटर के लिए एक और शौक बाकी है। ग्रे अभी तक खत्म नहीं हुआ। एक अजीब सी ब्लैकिश एनर्जी उसको फ्यूल कर रही है। उसकी लोअर हाफ जो कुछ सेकंड पहले गायब थी अब एक डार्क एनर्जी से दोबारा बन गई है। भाई बंदा पूरा आस्था बन चुका है ब्लैक क्लोवर वाला। भाई उसको देखकर अलग ही वाइब आ रही है और उसने द ग्रेटेस्ट द लिक्विडेटर को हिला दिया जो बाकी ग्रेटेस्ट सोल्जर भी नहीं कर पाए थे। अब भाई उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो एक हनी कैम शील्ड बना लेता है अपनी जान बचाने के लिए। और इधर हमारा ग्रे वो तो इंसान भी नहीं लग रहा, वो भी एक भारी भरकम ब्लेड के साथ अटैक करता है। और भाई लिटरली इस इम्पैक्ट से एक शॉक वेव हवा में फैल जाती है। शील्ड के टुकड़े हो चुके हैं और इस कुकी लिक्विडेटर को इस हिट का फुल इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। भाई वो भी सीरियस होकर सोच रहा है कि जिस चीज से वो लड़ रहा है वो इंसान है भी या नहीं। भाई उसको तो ये भी नहीं पता कि ग्रे जिंदा भी है या नहीं, और हमारा बंदा भी यही सेम चीज सोच रहा है। पर अभी के लिए उसको बस लड़ाई पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि द लिक्विडेटर हल्का बंदा नहीं है। पर ग्रे भी ठान चुका है कि वो इसका हिसाब किताब तो करेगा और इस कमीने को मार के रहेगा। और तभी वो एक तगड़ा वाइल्ड स्लैश मारता है जिससे इस क्रीपी बंदे से गोल्डन ब्लड बाहर आ रहा है। भाई लाल खून सुना है, पीला सुना है, गोल्डन खून। पर इसके बदले में ये क्रीपी बंदा नेक्स्ट लेवल का जुजुत्सु निकालता है जिससे इसके स्लेशल विंग निकल जाते हैं। भाई उसको देखकर लग रहा है कि वो टाइम के साथ भी खेल रहा है। दिन एकदम रात में बदल जाता है और चांद ऐसा चमक रहा है जैसे गोल्ड की कोई स्पॉटलाइट हो। ग्रे को भी ये सब कुछ इम्प्रेसिव लगता है और वो भी मानता है कि बंदे में दम तो है, पर इतना नहीं कि उसका कॉन्फिडेंस हिल जाए। वो फुल स्पीड में जाता है और लिक्विडेटर के गले पर एक तगड़ी स्ट्राइक करता है, पर सरप्राइजली वो स्कोर उसके अंदर घुसती ही नहीं है। उसके आसपास अभी भी एक अजीब सी शील्ड लगी हुई है। उसके बाद वो जो ज्ञान पेलता है ना भाई मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन संक्षेप में जब तक ये ट्रू डस्ट उसके आसपास है ना कोई भी उसको हर्ट नहीं कर सकता। वो ग्रे को बोलता है कि आसमान की तरफ देख और समझ कि वो कितना खतरनाक बंदा है। और जैसे ग्रे ऊपर देखता है उसको एक स्टार जैसी ब्लाइंडिंग चीज दिखाई देती है जो इंसान
इंटेंसिटी से ग्लो कर रही है और लिटरली फिर बूम वो चीज एक मीटर की तरह क्रैश करती है और ग्रे को कम्प्लीटली इस दुनिया से गायब ही कर देती है। फिर लिक्विडेटर जीत के साथ एकदम शान से खड़ा हुआ है, लेकिन तभी थैंकफुली वो मिस्टीरियस एंटिटी फिर से आता है बिल्कुल टाइम पर और सब कुछ रिवाइंड करता है और ग्रे को पास में भेज देता है एक ही मिशन के साथ कि दुनिया को बचाओ। और मैं बता दूं उस मिस्ट्री मैन का नाम है क्रोनोस और देखकर लग रहा है ना कि लिक्विडेटर और उसकी कोई पुरानी हिस्ट्री है जो शायद हमें आगे पता पड़े। खैर कट करते हैं हमारे बंदे पर जो अपनी आंखें खोलता है एक पीसफुल ग्रीन नेबरहुड में, वो भी रिग्रेशंस के तुरंत बाद। वो जगह एकदम शांत काम और होनेस्टली से भरी हुई फोटोजेनिक लग रही है। हमें पता पड़ता है कि वो अपने होम टाउन रेनाडो विलेज में, और सिर्फ होम टाउन ही नहीं भाई बल्कि इसका पास्ट वर्जन वो ऑलमोस्ट 15 साल पीछे आ चुका है। और ये सब कुछ हुआ है क्रोनोस की वजह से। ग्रे को टाइम में पीछे भेजा गया ताकि वो दुनिया को बचा सके और यही उसका फाइनल चांस होने वाला है। लेकिन तभी अचानक उसके हाथ में तेज दर्द होता है। जब वो देखता है तो उसे अपनी कलाइयों पर खूब सारी बैंडेजेस दिखती है, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि ये उसकी जिंदगी का वो टाइम था जब वो ब्लेडर और उसकी गैंग का पंचिंग बैग था। पर इस नए चांस के साथ अगर वो अभी भी बुली होता है ना तो वो लिक्विडेटर को कभी नहीं हरा पाएगा। फिर भी उन लड़कों से सीधा लड़ना ब्रो उसकी लीग से बाहर है। और अगर देखा जाए तो द लिक्विडेटर को हराना खुली आंखों से सपने देखना जैसा है। पर सबसे पहले उन्हें इन बुलीज से निपटना होगा, वरना वो फिर से भाई पुरानी सफरिंग झेलनी पड़ेगी उसे। भाई पहले वो उस क्रीपी से लड़ा, अब इन बंदों से लड़ेगा। उसको ब्रेक तो मिल ही नहीं रहा, लेकिन तभी अचानक वो उसी बंदे से भिड़ जाता है जिससे उसकी फटती थी। और कौन होंगे? वही बेल्डर और उसके गुंडे। भाई वो लोग है ना बोर हो रहे थे, इसलिए उन्होंने ग्रे को ढूंढ निकाला अपनी वही पुरानी बुलिंग को कंटिन्यू करने के लिए, जैसे कि भाई ये उनका अब धर्म बन चुका। वो लोग उसकी तरफ एक सोड को फेंक देते हैं और बोलते हैं कि उठा इससे। लेकिन हमारा लड़का इस कोड को देखता है बिल्कुल क्लूलेस। उसे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये गुंडे चाहते क्या है उससे। अब भाई इन बातों को 15 साल हो गए तो थोड़ा बहुत तो भूल ही जाएगा। पर बेल्डर को तो लगता है कि ग्रे जानबूझकर अनजान बन रहा है, तो वो उसको याद दिलाता है उनकी मॉक बैटल है। अब ये सुनकर ग्रे उनको अपना इंजर हाथ दिखाता है। वो इनवाइट के लिए शुक्रिया अदा करता है पर अफसोस के साथ बोलता है कि चोट अभी तक ठीक नहीं हुई तो वो उनको ज्वाइन नहीं कर सकता। पर देखकर लग रहा है कि बंदा इन गुंडों को तब तक हटा नहीं सकता जब तक वो स्वॉर्ड ना उठाए और फाइट ना करे। वो गुंडे लोग उसको यकीन दिला रहे कि स्क्वाड बिल्कुल ब्लैंड है तो चोट लगने का तो चांस ही नहीं होता। पर ग्रे का दिल नहीं मानता, उसे लगता है कि चोट अभी भी लग सकती है। अब चाहे ब्लेड कितनी भी ब्लैंड क्यों ना हो, पर है तो अभी भी लोहे का टुकड़ा ही। अगर लिटरली एक गलत हिट गलत जगह पर लग गई ना तो बस एकदम सीधा हेवन का टिकट कंफर्म है उसका। भाई बात तो सच है, अगर गलती से भी वो नीचे वाली बॉलों पर लग जाती है ना तो सीधा हेवन दिखता है दर्द के मारे। पर ये लोग ग्रे के लॉजिक को समझ ही नहीं पाते। बेल्डर को तो गुस्सा आ रहा है और वो उस पर स्ट्राइक कर रहा है। उससे ग्रे का ना कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब भाई ग्रे को स्वॉर्ड उठाने का टाइम दिया गया था पर अब टाइम खत्म हो चुका है और बेल्डर उस पर टूट पड़ा है। पर ग्रे को ये बिल्कुल रेडिकुलस लगता है कि ये बंदा इसे मॉक बैटल कहता है जबकि चार्ज कर रहा है जैसे अपनी माँ का गुस्सा उतार रहा हो मेरे पे। और तभी ग्रे को कुछ याद आता है जो पुराने मिलिट्री डॉक्टर ने उसे कहा था। उसकी स्वॉर्डमैनशिप कभी इम्प्रूव नहीं हुई क्योंकि उसने बचपन में एक गहरी चोट खाई थी और जब वो थोड़ा दिमाग पर जोर देता है तो वो समझ जाता है कि यही वो चोट थी जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और उसे एक बेचारे सोल्जर की तरह जीने के लिए मजबूर किया। जैसे ही ब्लेडर अपनी ब्लेड के साथ उस पर टूट पड़ता है ना, ग्रे एकदम ब्लर होके स्ट्राइक को डॉज कर देता है और ये देखकर तो ग्रे भी शौक है कि उसने डॉज कैसे कर दिया। और इधर इतनी तगड़ी एजिलिटी देखकर ब्लेडर का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा है। वो एक और स्ट्राइक मारता है पर ग्रे फिर से उसको डॉज कर देता है। वो बेल्डर बंदा अपना पूरा जोर लगा रहा है जैसे उसका मिशन हो कि इसकी लेनी है मुझे, पर ग्रे आराम से एक निंजा की तरह स्लाइड कर रहा है। अब पहले तो ग्रे को लगा था कि बेल्डर स्लो है, लेकिन अब उसे पता पड़ चुका है कि बेल्डर स्लो नहीं है बल्कि वो फास्ट हो चुका है। वो लिटरली उसकी हर एक स्ट्राइक को डॉज करे जा रहा है। और इधर बेल्डर की गुंडे भी जो ये देख रहे हैं ना वो भी इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि ग्रे एकदम अलग इंसान बन गया है। उसके पास वो बॉडी तो नहीं जो पहले थी, पर उसके दिमाग में हर एक बैटल की याद है जो उसने लड़ी है और लिटरली इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद उसकी बॉडी जस्ट लाइक की ऑटो पायलट पे है। उसके बाद ग्रे भी स्वॉर्ड उठा लेता है ताकि ये सो कॉल्ड मॉक बैटल चलती रहे जो अब बिल्कुल भी मॉक नहीं लग रही। बेल्डर का ईगो अब खत्म हो चुका है क्योंकि वो ग्रे को नीचे ही नहीं गिरा पा रहा, पर ग्रे का सबर जवाब दे चुका था। वो पहली बार अपनी स्कोर को स्विंग करता है, वो भी इतना तगड़ा कि बेल्डर के हाथ में लगता
लगती है और वो चिल्ला पड़ता है। ये चीज दिखाती है कि बेल्डर कितना कमजोर आदमी है और अभी तो लिटरली ग्रे को भी लूजर फील हो रहा है इतने कमजोर बंदे के साथ डुएल करते हुए। पर साथ ही वो ये भी मानता है कि बेल्डर को छोड़ना, उस पर रहम करना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वही कमीना बंदा है जिसने हमारे हीरो को बुली किया, उसका फ्यूचर छीना और उसको सारी सफरिंग दी। तो पूरे रेस्पेक्ट के साथ ग्रे अब बेल्डर को उसके कर्मों का फल देगा और अगले ही मूव में ग्रे आसानी से बेल्डर के हाथ से स्कॉट को नॉक कर देता है। और जब बेल्डर सिर्फ जिल्लत फील करता है ना, ग्रे को पता पड़ जाता है कि ये बंदा उसकी सोच से भी बदतर है। वो ये भी समझ जाता है कि इसको तलवार चलानी बिल्कुल भी नहीं आती। अब ब्लेडर की सोर्ड गिर चुकी है और वो अनआर्म हो चुका है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इन द एंड ब्लेडर ही था जिसने जोर देकर कहा था कि ये ब्लाइंड ब्लेड फाइट है, बिल्कुल सेफ है। ग्रे चिल्लाते हुए आगे जाता है और ब्लेड को इतनी तेजी से स्विंग करता है ना कि लिटरली ब्लेडर की स्किन ही कट जाती है। भाई खून निकल रहा है और अब लिटरली सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में आती है। और इधर बेल्डर को देखो, एकदम बच्चों की तरह चिल्ला रहा है और घुटनों के बल बैठ गया। पर रुको जरा, हमें तो लगा था कि ग्रे एक ब्लंट ब्लेड यूज कर रहा है, तो ये कमीना ब्लीड कैसे करने लगा। लेकिन जब ग्रे अपनी ब्लेड चेक करता है तो उसे पता पड़ता है कि ये तो सच में ब्लंट है। और अगर सोचो ये एक शार्प ब्लेड होती तो इसका खेल तो खत्म ही था। उसके बाद ग्रे अपनी ब्लेड से बेल्डर के चेहरे पर दे के मारता है, उसके दांत टूट जाते हैं और उसकी नाक से खून बह रहा है। हमारा बंदा इस कमीने के ऊपर खड़ा हुआ है और उसको बोल रहा है कि अब क्या हुआ, दम खत्म हो गया क्या। सच बोलूं ना, लिटरली मजा आता है जब ये एरोगेंट लोग रोते हैं और देखकर लग रहा है कि इतना काफी है कि बेल्डर की अकल ठिकाने आ गई। ओह माफ करना, मैंने ज्यादा जल्दी बोल दिया। ये कमीना तो अभी भी सबक नहीं सीखा। ये कमीना अपने गुंडों को बोलता है कि ग्रे को पकड़ो और उसकी ऐसी धुलाई करो कि वो अपनी पूरी जिंदगी याद रखे। पर उन गुंडों की तो पहले ही फट रखी है और वजह साफ है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बॉस को ऐसे बेचारे कुत्ते की तरह पिटते भी नहीं देखा। अब भाई जब उनके पास बचने का मौका है तो वो अपनी हालत ऐसे कुत्तों की तरह क्यों करे। तभी एक दिमागदार बुद्धिजीवी प्राणी सजेस्ट करता है कि सब मिलकर एक साथ अटैक करे ताकि वो ग्रे को ओवरवेल्म कर सके। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग एक्शन में आ जाते हैं और ग्रे को हर तरफ से घेर लेते हैं। पर ग्रे भी लाइक, अरे बच्चे फिर से आगे पिटने के लिए। अब भाई इन लोगों को मरने की इतनी जल्दी है तो हमारा बंदा इसके लिए रेडी बैठा हुआ है। अब सब मिलकर एक साथ ग्रे पर अटैक करते हैं और इधर ग्रे पहले तो सोचता है कि इन बेचारों को छोड़ देते, इनको क्या ही मारे, पर लगता है कि ये लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इनको सबक नहीं मिलता। तो वो इन गुंडों को वही देता है जो वो सच में डिजर्व करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद उनके चेहरे एक अनफॉरगिविंग फेस मैसेज के साथ बिल्कुल वैसे लग रहे हैं जैसे मधुमक्खी ने काटा हुआ हो। अब आगे इस कहानी में क्या होता है ये हमारा भाई जेरी बताएगा आपको। एक बार फिर ग्रे को यह पूरी तरह रिडिकुलस लगता है कि ये रोती हुई इमोजी जैसे इंसानी चेहरे कभी उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर थे। तभी उसे याद आता है कि यह ग्रुप अभी सीरिया के सोर्ड्समैनशिप डोजो के स्टूडेंट्स हैं। ये सुनकर बेल्डर मान लेता है कि वे इस डोजो के स्टूडेंट्स हैं, पर वे लेटली वहां नहीं जा रहे क्योंकि ये ओवर स्मार्ट सोचते हैं कि वे पहले ही काफी पावरफुल हैं। ये तो बहुत छोटा स्टैंडर्ड है किसी ऐसे शख्स के लिए जो सपोजिडली स्ट्रांग होना चाहिए, पर ग्रे को भी डोजो से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं। फिर भी वह डोजो ज्वाइन करने में इंटरेस्ट दिखाता है और चाहता है कि ये गुंडे उसके रेफरल बने। बेल्डर इस रिक्वेस्ट को पूरा करने से मना कर देता है। आखिर वह अपने मास्टर को क्या मुंह दिखाएगा जब उन्हें पता चलेगा कि उसकी इतनी बेइज्जती हुई। ग्रे को पता है इन लोगों से कैसे डील करना है। वो बस अपनी सोर्ड इधर उधर घुमा के इन सकर्स को धमकाता है, हिंट देते हुए कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो क्या हो सकता है। मजेदार बात यह छोटी सी थ्रेड काम कर जाती है। बेल्डर न सिर्फ हम्बल हो जाता है बल्कि उसकी पिटाई ने उसे टाइगर जैसी तेजी दे दी। वह लिटरली अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर डोजो तक पहुंचने के लिए सड़क पर दौड़ पड़ता है। थोड़ी देर बाद वे टाउन में एंटर करते हैं। चलते चलते बेल्डर अपनी क्यूरियोसिटी दिखाता है कि ग्रे डोजो ज्वाइन करने में क्यों इंटरेस्टेड है। पता चलता है कि इस डोजो के पास एकेडमी के लिए रिकमेंडेशन स्लॉट है। ग्रे को ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि उसे यकीन है कि बेल्डर इतना मैच्योर है कि उसका मेन गोल समझ जाए। एक गून सवाल करता है कि ग्रे को एकेडमी ज्वाइन करने की क्या जरूरत जब वह पहले ही इतना पावरफुल है। अब इन पागलों को क्या पता हमारा बंदा इतना छोटा स्टैंडर्ड नहीं रखता, उसकी अपनी इनफ की डेफिनेशन है। उसे याद है वह दिन जब ह्यूमैनिटी के सारे हीरोज एक झटके में बकरे बकरियों की तरह कट गए और वह सपोज टू बी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग लाइनअप था। हीरोज को भूल जाओ, ग्रे भी उस बैड मैश को उस मिस्टीरियस पावर साथ स्क्रैच नहीं कर पाया। सिर्फ भगवान जानता है कि उस बैड मैश को हराने के लिए कितना पावर चाहिए। हाँ, वह बिल्कुल होपलेस नहीं था जब उसने वो बैड एस डार्क पावर्स पाई। उसे लगा जैसे वह कोई ऑमनिपोटेंट बीइंग है जो कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। बस प्रॉब्लम थी सोर्ड्समैनशिप स्किल्स की कमी। वह सोर्ड सेंट से सीखे हुए कुछ ट्रिक्स पर डिपेंड था। अगर उसने सोर्ड सेंट की तरह ज्यादा टाइम सोर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग में लगाया होता तो शायद वह बैटल का टाइड अकेला बदल देता। यही वजह है कि क्रोनोस ने उसे यहाँ भेजा ताकि वह अपनी मेहनत से उस डार्क मिस्टीरियस पावर को दोबारा वील्ड करने के लायक बने। थोड़ी देर बाद हम उन गूंस के मास्टर से मिलते हैं जिनका जिक्र हो रहा था। यह ग्रुप एक रैंडम सिविलियन से लड़ाई
करने के लिए डांट खा रहा है, और जो बुरा है वह यह कि इन्हें चैलेंज करने के बाद बस बेइज्जती ही मिली। ये इंटिमिडेटिंग औरत है स्वॉर्ड्समैनशिप डोजो की इंस्ट्रक्टर सीरिया। फिर बेल्डर सफाई देता है कि वे किसी को बुली नहीं कर रहे थे, बस एक मॉक बैटल थी। बेचारा बंदा अपने झूठ के लिए एक डेवास्टेटिंग ब्लो खा लेता है, इतना जोर का कि वह चांद तक पहुंच जाए। उसके गूंज डर से कांप रहे हैं, बस यही दुआ करते हुए कि वे इस दिन को सरवाइव कर लें। डरने की कोई बात नहीं गाइस, जो स्टंट उसने अभी किया वह बस इन बेवकूफों को एक सबक सिखाना था। अगर वे अनआर्म्ड किसी को पीटना मॉक बैटल कहते हैं, तो उसने जो किया वह भी मॉक बैटल ही है। वह अपनी सोर्ड बेल्डर के गंदे चेहरे पर पॉइंट करके उसे तुरंत डोजो से निकाल देती है। सिर्फ उसे नहीं, उसके गूंज को भी साथ जाना पड़ता है। इसके साथ ये पैथेटिक गूंज अपने पैथेटिक लूजर लीडर को लेकर पैथेटिकली बाहर निकल जाते हैं। सीरिया तुरंत घूमती है, अपने घुटनों पर बैठती है और अपने नए रिक्रूट से अपने पुराने स्टूडेंट्स की वजह से हुई परेशानी के लिए माफी मांगती है। ग्रे इस माफी को ब्रश ऑफ कर देता है। बैक टू बिजनेस। उसने सुना है कि वह एकेडमी के लिए रिकमेंडेशन चाहता है, जिसे ग्रे अफर्म करता है। चूंकि बेल्डर और उसकी सेकंड रेट टीम ने उसे बहुत परेशान किया, सीरिया उसके लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखने को तैयार है, पर उससे पहले वह उसकी काबिलियत देखना चाहती है। दोनों कॉन्टेस्टेंट्स एक दूसरे के सामने वुडन सोर्ड्स लेकर खड़े होते हैं। सीनियर होने के नाते सीरिया उसे पहला स्ट्राइक का मौका देती है और इस तरह ब्लोज का एक्सचेंज शुरू होता है। वे इतनी तेजी से मूव करते हैं कि बस उनके फियर्स स्ट्राइक्स के सिलुएट्स ही पीछे छूट जाते हैं। इस दौरान सीरिया अपना काम करती है, जो है ग्रे की कैपेबिलिटीज को असेस करना। वह देख सकती है कि उसकी सोर्ड्समैनशिप उसकी उम्र के लिए काफी प्रैक्टिकल है, जैसे वह पहले अनगिनत लड़ाइयों से गुजर चुका हो। अब समझ आता है कि क्यों वो बोजोज एक ही आदमी से इतनी बुरी तरह पिट गए। उसका स्टाइल मोस्टली सेल्फ टॉट है, पर कभी कभी उसका सोर्ड प्ले एकेडमी जैसा लगता है। शायद किसी ने उसे सिखाया होगा, पर उसकी टेक्निक अभी भी रफ है। एक बात तो पक्की है, उसमें रॉ टैलेंट बहुत है, जो टैप करने और हार्नेस करने की जरूरत है। वह एक डायमंड इन द रफ है। असेसमेंट के बाद सीरिया डुएल को अपने आखिरी ब्लो से खत्म करने का फैसला करती है। ग्रे खुद को ब्रेस करता है और उसके अटैक को आसानी से पैरी कर देता है। यह मकाबरा डांस फिर से शुरू होता है। ब्रो लिटरली हर अटैक को पैरी कर रहा है, जैसे उसे डैमेज से एलर्जी हो। इससे सीरिया एंग्शियस होने लगती है। उसकी तरफ से कोई हेजिटेशन नहीं है, जो उसके लिए प्रॉब्लम बन रहा है। कोई भी अटैक उसके स्टैंस को हिला नहीं पाती। हेल वह खुद पर अनॉयड भी होने लगती है। सोचना पड़ता है कि उसे एक मॉक बैटल में अपना सब कुछ देना पड़ रहा है, जो बस इस यंग गन की कैपेबिलिटीज चेक करने के लिए था। वह इतनी ओवरवेल्म्ड हो जाती है कि उसे डर लगने लगता है। एक पल के लिए ग्रे किसी डिमोनिक एंटिटी जैसा लगता है, जो कुछ बड़ा अनलीश करने वाला है। ग्रे के आखिरी वाइल्ड स्विंग के बाद सीरिया रियलाइज करती है कि वह बस एक वाइल्ड स्विंग था। इस स्विंग के बाद ग्रे थक जाता है और उसकी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है। सीरिया उसे सल्क करता देख उसकी डिफेंस में वीकनेस समझती है और एक फाइस्टी कैट की तरह लंच करती है, पर तुरंत चेकमेट हो जाती है। वर्जिल की बेटी फ्रॉम अनदर यूनिवर्स हक्का बक्का रह जाती है। जब उसने सोचा कि उसने विनिंग मूव पाया और ग्रे को नीचे गिरा देगी, तभी टेबल्स पलट गए। टूटी हुई वुडन सोर्ड जमीन पर गिरती है और ग्रे खुद को स्टम्प्ड पाता है। एक पल के लिए उसे वही डार्क पावर वापस मिला जो उसने लिक्विडेटर के खिलाफ लड़ाई में पाया था। यह बात कंफर्म करती है कि रिग्रेशन के बाद भी उसके पास अपनी एबिलिटीज का एक्सेस है। पर तभी एक एगोनाइजिंग ड्रॉबैक उसके बॉडी को इतना दर्द देता है कि वह घुटनों पर गिर जाता है। वह खड़ा भी नहीं रह सकता। सीरिया उसकी कंडीशन देखकर अलार्म हो जाती है और हेल्प करना चाहती है, पर इतना थोड़ा सा पावर यूज करने के बाद भी ग्रे रियलाइज करता है कि उसका करंट बॉडी उसकी एबिलिटीज को एग्जिबिट नहीं कर सकता। फिर भी वह डिटर्मिनेशन से खड़ा होता है, भले उसका बॉडी कांप रहा हो। वो सीरिया को बोलता है कि वह ठीक है, पर वह अपने ख्यालों में खो जाता है। रियलाइज करता है कि वह मुश्किल से खड़ा है, जो दिखाता है कि उसे अपनी एबिलिटीज के साथ कितना एफिशिएंट होना पड़ेगा। वह यह भी सोचता है कि क्या उस एक्सपीरियंस्ड सोर्ड मास्टर को अपने पावर के बारे में बताए। सीरिया उसे बिल्कुल कंफ्यूज्ड और लॉस्ट देख रही है। इधर ग्रे सिचुएशन को क्लियर हेड से असेस करता है और डिसाइड करता है कि उसे किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। आखिर कौन उसकी रिडिकुलस स्टोरी पर यकीन करेगा, और यह भी नहीं कि वह अपने डार्क पावर्स को विल पर कंट्रोल करके दिखा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह एक इनोसेंट एक्सक्यूज देता है कि उसने बस खुद को ओवर एक्सर्ट कर लिया। पर सोर्ड मास्टर एक सेकंड के लिए भी इस पर यकीन नहीं करती, सोचती है कि यह कितना रिडिकुलस एक्सक्यूज है। कोई चांस ही नहीं कि डल वेपन्स के साथ लड़ते हुए उसने उसकी वुडन सोर्ड काट दी। सीरिया इतनी क्लेवर है कि वह समझ जाती है कि ग्रे कुछ छुपा रहा है। वर्जिल की बेटी अपनी टूटी सोर्ड ग्रे की तरफ पॉइंट करती है और ग्रे पूछता है कि क्या कोई इशू है। उसके रिएक्शन से साफ है कि वह अभी कुछ बात नहीं करना चाहता। सीरिया उसके डिसीजन का रिस्पेक्ट करती है और उसके एकेडमी रिकमेंडेशन के इनिशियल इंटरेस्ट के बारे में पूछती है। ग्रे कंफर्म करता है कि उसने सुना था कि वह इसमें हेल्प कर सकती है। सीरिया इसे डिनाई नहीं करती। वह बताती है कि अपने अथॉरिटी के साथ वह उसे किंगडम के बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रॉयल एकेडमी ऑफ सोर्ड्समैनशिप के लिए रिकमेंडेशन दे सकती है। पर सरप्राइजिंगली वह ग्रे को वहां रेकमेंड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती और कहती है कि ग्रे इस एकेडमी के लिए
लिए अनफिट है। उसकी ठंडी बातें ग्रे को किसी ब्लेड से ज्यादा चुभती हैं। ग्रे खुद को अंदर ही अंदर ब्लेम करने लगता है, अपनी एबिलिटीज पर डाउट करता है और मान लेता है कि वह बहुत वीक है। पर रुको, सीरिया अभी बात खत्म नहीं करती। वह आगे कहती है कि रॉयल एकेडमी के बजाय ग्रे को वर्ल्ड यूनियन एकेडमी जाना चाहिए। यह क्या प्लॉट ट्विस्ट है। यह रेवलेशन उसे ट्रक शिट के आइसेकाई विक्टिम्स से भी ज्यादा स्ट्रांगली हिट करता है। भले रॉयल एकेडमी उनके देश की बेस्ट हो, पर वर्ल्ड यूनियन एकेडमी पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। यह इंस्टीट्यूशन स्वॉर्ड मास्टरी का पिनेकल मानी जाती है। ग्रे हक्का बक्का है क्योंकि यही मैजिक एकेडमी स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल स्क्वाड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें सोर्ड सेंट एमी जैसे लोग शामिल हैं। वह तुरंत सीरिया से कन्फ्रंट करता है, पूछता है कि क्या वह इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में जाने के लायक भी है। मजेदार बात, सीरिया उसकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ देती है। कहती है कि जैसा वह अब भी है उसके लिए वहां जाना इम्पॉसिबल है। सोर्ड मास्टर जानती है कि ग्रे को अपनी शॉर्टकमिंग्स का पता है, खासकर उसके पैथेटिक बॉडी के कंडीशन के बारे में। रॉयल एकेडमी के लिए शायद वह अपने सोर्ड स्किल्स के दम पर मिरेकल कर दे, पर वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के लिए ऐसा नहीं है। तो हाँ, अगर वह अपनी ट्रेनिंग में जी जान नहीं लगाता तो वो तो गया। सीरिया भी शॉक्ड है। इस लड़के के सोर्ड प्ले में मिराक्युलस टैलेंट है, पर उसकी बॉडी एक स्टिकमैन जैसी है। डाउट ग्रे के मन में घुसने लगता है। वह सीरियसली वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के मॉन्स्ट्रस ओपोनेंट्स के बारे में चिंता करने लगता है। यह कोई पार्क में स्ट्रोल नहीं है और उसके करंट बॉडी के साथ तो बिल्कुल नहीं। उसकी उदास हालत देख सीरिया पॉइंट आउट करती है कि वह कितनी जल्दी हार मान लेता है। भले एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए 9 महीने बाकी हैं, ग्रे को लगता है कि इतना टाइम भी काफी नहीं होगा। सीरिया के इनकरेज करने के बावजूद वह भी मानती है कि टाइम कम है, फिर भी वह उसे एक मौका देती है। सोर्ड मास्टर चाहती है कि वह अगले 9 महीनों तक उस पर भरोसा करे, क्योंकि इस दौरान वह उसे हेल और वापस ले जाएगी। हाँ, लगता है वह डेविड गॉगिंस को हायर करने वाली है और इसे 3 अल्ट्रा मैराथन्स और 6000 पुलअप्स करवाएगी। खैर, ग्रे मान लेता है कि भले वह सफर नहीं करना चाहता, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं। खुद को रेडी डिक्लेयर करते हुए वह उम्मीद करता है कि सोर्ड मास्टर उसका अच्छे से ख्याल रखेगी। सीरिया उसकी डिटर्मिनेशन को पसंद करती है। पहले तो लगता है कि ये पॉजिटिव नोट पर शुरुआत है, पर एटमॉस्फेयर तुरंत डरावना हो जाता है जब विर्गिल की बेटी ऑफिशियली उसके हेलिश ट्रेनिंग की शुरुआत अनाउंस करती है। ग्रे का एगोनाइजिंग ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। वह गोकू की तरह ट्रेन करता है और सच में उसी की तरह खाता भी है। सीरिया उसे बल्किंग फेज में डाल देती है। उसे कुछ क्वेश्चनेबल फूड भी डील करना पड़ता है, पर उसकी टीचर अनरिलेंटिंग थी और उसे हर चीज से गुजरने दिया। उनके सोर्ड ड्यूज वही रहे जिनका गोल था उसकी टेक्निक्स को होन करना, और फिर 8 महीने ऐसे ही गुजर गए। ग्रे को कंग्रेचुलेशंस, उसने इतने लंबे ट्रेनिंग के बाद श्रेडेड बॉडी अर्न कर लिया। सीरिया भी उसके फिजिक की तारीफ करती है। अब जब वे इस पॉइंट पर आ गए हैं, तो उसके पास ग्रे को ऑफर करने के लिए आर्सेनल में कुछ नहीं बचा। वह अब रियल वर्ल्ड में जाने के लिए रेडी है, पर उसका इजी गोइंग एटीट्यूड ग्रे को कंफ्यूज करता है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के लिए अभी एक पूरा महीना बाकी है। वर्जिल की बेटी उसे याद दिलाती है कि एग्जाम के लोकेशन तक जाने में उसे काफी टाइम लगेगा, इसलिए उसे जल्दी निकलना होगा। आखिरी टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड के रूप में सीरिया उसे एक बैग ऑफ मनी देती है, ताकि उसका ट्रिप इजी हो और महीने का खर्चा कवर हो। यह है एक असली टीचर। पर ग्रे को अभी भी जल्दी जाने का आइडिया अच्छा नहीं लगा। उसका फोर्सफुल अप्रोच उसे उदास करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी टीचर उसे बर्डन समझकर दूर कर रही है। उसकी बात पर स्माइल करते हुए सीरिया सोचती है कि वह सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। अचानक ग्रे नियर बाय एक ओगर्स नेस्ट के रूमर का जिक्र करता है, जिससे सीरिया का ध्यान जाता है। वह यह भी बताता है कि विलेज बिल्कुल अनसेफ है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है। सीरिया नेस्ट के एग्जिस्टेंस को कंफर्म करती है, जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ था। साथ ही वह स्माइल करती है, कहती है कि कुछ बुरा नहीं होगा। अगर वर्स्ट केस हुआ तो रॉयल कैपिटल से हेल्प लेनी पड़ेगी। ग्रे को चिंता है, पर सीरिया कहती है कि उसका फोकस बस एग्जाम पर होना चाहिए। बिना किसी वॉन्डरिंग थॉट्स के ग्रे के दिमाग में पक्का यकीन है कि उसकी टीचर झूठ बोल रही है। उसे काम करने के लिए रॉयल कैपिटल कभी छोटे से विलेज के लिए हेल्प नहीं भेजेगा, और जब ओगर्स विलेज पर रेड करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे तो सीरिया की ब्रूटल डेथ हो जाएगी। अपनी ओरिजिनल लाइफ में उसने सीखा था कि सीरिया अकेली लड़ाई में मर गई थी। खैर, वह उसे कुछ नहीं बताता और सिचुएशन एक्सेप्ट कर लेता है। अपनी टीचर का उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है। ग्रे तुरंत निकलने का प्लान बनाता है, जिससे सीरिया को एक स्माइल मिलती है। वह और उसके 2 बिग पर्सनालिटीज ग्रे के पास करने के लिए रूट कर रहे हैं। कुछ दिन बाद हमें एक सीन मिलता है जिसमें सीरिया एक डेंजरस पाथ से गुजर रही है। ओगर्स नेस्ट तक जाने के लिए यहाँ इंसानों के स्केलेटल रिमेन्स डरावने तरीके से ट्रीज पर लटके हुए हैं। एज अ वार्निंग, सीरिया स्काउट से मिली इंफॉर्मेशन के बेसिस पर नेस्ट ट्रैक कर रही है। आगे खून का ट्रेल देखकर उसे पता है कि डेंजर है, पर कुछ करने से पहले उसे अपने डिसाइपल की जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। एक ट्री ब्रांच पर बैठा ग्रे पूछता है कि उसकी प्यारी मास्टर इतनी रात को कहाँ जा रही है। उसका सरप्राइज एंट्रेंस देख सीरिया पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है, जब उसका फोकस एकेडमी पर होना चाहिए। जमीन पर लैंडिंग करते हुए ग्रे उसे टॉन्ट करता है कि वह उससे सवाल क्यों कर रही है, जबकि सवाल तो उसे करना चाहिए। सीरिया ने झूठ बोला था जब उसने कहा कि वह नेस्ट के सिचुएशन को इग्नोर करेगी और रॉयल कैपिटल को हैंडल करने देगी। एक्सक्यूज देते हुए सीरिया बताती है कि रॉयल
कैपिटल ने पर्सनल मैटर्स की वजह से आने से मना कर दिया, इसलिए उसने खुद यह जॉब लिया। वह अपनी स्वॉर्ड स्किल्स पर कॉन्फिडेंट है, सोचती है कि नेस्ट में जो भी है उसे हरा देगी। स्काउट के रिपोर्ट के बाद सिरिया बताती है कि उसका ओपोनेंट एक एलीट ओगर होगा और उसके साथ 50 के करीब हेंचमैन मॉन्स्टर्स होंगे। वह जानती है कि इतने मॉन्स्टर्स से लड़ना टफ होगा, पर यह उसे रोक नहीं रहा। वैसे ग्रे भी मानता है कि एक एलीट ओगर इतना स्ट्रांग नहीं है कि सिरिया जैसी औरत को हरा सके, पर ओगर्स का यूनिक एडवांटेज है उनका ब्रेन और ओवरवेलमिंग नंबर्स। इतने सारे मॉन्स्टर्स के साथ अगर वे सिरिया को घेर लेंगे तो वह डेफिनेटली मर जाएगी। इसके अलावा ग्रे एक बात पूरे कॉन्फिडेंस से जानता है क्योंकि उसे अपनी प्रीवियस लाइफ का नॉलेज है। सिरिया को अकेला मिशन पर भेजना उसकी मृत्यु को इनवाइट करने जैसा है और एंड में विलेज भी तबाह हो जाएगा क्योंकि कोई प्रोटेक्टर नहीं बचेगा। यह वही डार्क फ्यूचर है जो वह पहले एक्सपीरियंस कर चुका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह यंग डिसाइपल सिरिया के साथ टीम अप करने की रिक्वेस्ट करता है, पर उसकी मास्टर इतनी काइंड नहीं कहती है कि वह अकेली काफी है। सिरिया को कन्विंस करने के बजाय कि वह अकेली काफी नहीं होगी, ग्रे चालाकी से कहता है कि उसे रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहिए। वह उसे गिल्ट ट्रिप भी करता है, पूछता है कि क्या उसे डर है कि वह उसके रास्ते में बर्डन बनेगा, भले वह स्मार्ट है। सिरिया उसकी बात की रिडिकुलसनेस पॉइंट आउट करती है। उनके स्किल्स का डिफरेंस अब ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, इतना कि मॉक बैटल्स में सिरिया को उससे लड़ने में स्ट्रगल होता है। फिर भी सिरिया अपने डिसाइपल को याद दिलाती है कि रियल बैटल बिल्कुल अलग होती है, खासकर जब बात ऐसी मॉन्स्टर्स नेस्ट की हो। यह टास्क इमेंस डेंजर से भरा है, इसलिए वह नहीं चाहती कि ग्रे अपनी जान रिस्क करे, कम से कम तब तक नहीं जब तक उसके पास ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस ना हो। उसकी बात सुन के ग्रे डेवस्टेटेड हो जाता है। आखिर सिरिया अपने स्टैंड से नहीं हिल रही तो वह आखिरी रिजॉर्ट पर जाता है, एक आइडिया जो वह अपनी मास्टर के साथ शेयर करना चाहता है। पहले तो सिरिया सरप्राइज्ड होती है जब तक ग्रे उसे डायरेक्टली एक फाइट के लिए चैलेंज नहीं करता। प्रॉमिस करता है कि वह उसे सुला देगा और फिर अकेला ओगर का सामना करने जाएगा। सिचुएशन टेंस हो जाती है। डिसाइपल ने अपनी मास्टर को रियल बैटल के लिए चैलेंज किया है, उसकी सोर्ड उसकी तरफ पॉइंटेड है। ग्रे उसके रिस्पॉन्स का वेट करता है, रियलाइज करते हुए कि उसका स्टूडेंट भी उतना ही जिद्दी है जितनी वह सिरिया हार मान लेती है। वह नहीं चाहती कि वह अकेला जाए, तो वह उसके पहले सजेशन पर वापस आती है कि दोनों साथ जाएंगे। बस उसे इतनी चिंता है कि वह वन पीस में वापस आए। और हाँ, ये वन पीस रियल है। दोनों साथ मिलकर फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स का सामना करने निकल पड़ते हैं। रात ढलती है और आखिरकार मास्टर और डिसाइपल नेस्ट का लोकेशन ढूंढ लेते हैं। इंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स अपने एनवायरनमेंट का फायदा उठाते हैं। उन्होंने ऐसा नेस्ट बनाया है जिसमें एस्केप का कोई रास्ता नहीं, अगर कोई इतना डेयरिंग हो कि यहाँ तक आए और उन्हें चैलेंज करे। सिरिया सोचती है कि ये क्रीचर्स अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंट होंगे, जबकि ग्रे आर्ग्यू करता है कि ये एक्चुअली उनके लिए डिसएडवांटेज है क्योंकि उन्हें केयरफुली लड़ना होगा। सेफ डिस्टेंस से ऑब्जर्व करते हुए सिरिया सरप्राइज्ड होती है। बॉस कहीं नहीं दिख रहा, जिससे वह वंडर करती है कि क्या वह अपने टेंट में छुपा है। अगर ऐसा है तो यह उनके लिए अच्छा है क्योंकि इस तरह वे एलीट ओगर का सामना करने से पहले कई हेंचमैन को खत्म कर सकेंगे। बैटल स्ट्रेटजी डिस्कस करने के लिए सिरिया अपने स्टूडेंट को एक साइड से मॉन्स्टर्स को टारगेट करने का इंस्ट्रक्शन देती है, जबकि वह दूसरी साइड कवर करेगी। प्लान को तुरंत एग्जीक्यूट करते हुए दोनों सोर्ड्स हाथ में लेकर एक्शन में कूद पड़ते हैं। शोडाउन शुरू होता है। मॉन्स्टर सिचुएशन को समझ भी नहीं पाते कि मैजेस्टिक सिरिया उनके ऊपर चढ़ जाती है। एक क्लीन हेडशॉट के साथ एक क्रीचर का सिर फुटबॉल बना देती है जो जमीन पर गिर जाता है। पहला मॉन्स्टर डाउन होने के बाद बाकी सब अपनी भाषा में घुराने और रोर करने लगते हैं। पूरा ग्रुप गुस्से में आ जाता है और इंट्रूडर्स को मारने के लिए अपने वेपन्स रेडी करते हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा बंदा बीस्ट मोड में है। हॉर्ड को एक वन मैन आर्मी की तरह काट रहा है, एक बार में मल्टीपल मॉन्स्टर्स को क्रॉस कट कर देता है। एलिगेंट सिरिया भी कोई कम नहीं, पापा वर्जिल से सीखी हुई अपनी इंप्रेसिव स्किल्स दिखाती है। दोनों अनस्टॉपेबल हैं। ग्रे और सिरिया एक दूसरे का बैक परफेक्टली कवर करते हैं। कुछ ही मिनट्स में नजर आने वाला हर मॉन्स्टर उनके लिए बॉडी काउंट बन जाता है। वैसे सिरिया को ग्रे की रियल बैटल में अनफ्लिंचिंग डिटर्मिनेशन से सचमुच बहुत इंप्रेस हुआ है। वह पहले कभी इतना रेडी नहीं था। अपनी मास्टर को वार्न करता है कि वह भी अपनी गार्ड बनाए रखे, लेकिन बात यह है कि सिचुएशन में कुछ ऐसा है जो उसे बैड फीलिंग दे रहा है। ये फाइट उनके लिए बहुत ईजी थी, वास्तव में इतनी ईजी कि अगर सारा को यही लेवल फेस करना था तो वह बिना उसकी हेल्प के सबको हरा सकती थी। और ये उसे अनईज की स्टेट में ले जाता है क्योंकि टेंट के अंदर जो भी है वह अब तक फेस्ड किसी भी चीज से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग होगा। उसी का जिक्र करते हुए क्रीचर की मेनेसिंग पेयर ऑफ आईज डार्क टेंट से चमकती हैं जो उसे दूर से ग्लेयर कर रही हैं। जैसे ही ग्रे का क्रीचर की आइज से कांटेक्ट होता है वह शॉक में शडर करता है। अपनी स्ट्रेंथ के बावजूद वह डर जाता है और अपनी मास्टर से कहता है कि उन्हें तुरंत लीव करना होगा। सिरिया को भी नहीं समझ आता कि उसे अचानक क्या हुआ। बिना कुछ एक्सप्लेन किए वह इतने फियर के साथ रन चिल्लाता है कि सारा बिना सवाल किए उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है और उसके पीछे भागने लगती है। भागते समय आप सोच रहे होंगे कि वे एस्केप कर लेंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि उनका टेरिफाइंग ओपोनेंट लिटरली स्काइज से मैसिव वर्टिकल के साथ लीप करता है। ग्रे टेरिफाइड है जब मॉन्स्टर अपने फीट जमीन पर प्लांट करता है और डेयरिंग ह्यूमंस का कन्फ्रंट करता है। सारिया का एक्सप्रेशन
शॉक में बदल जाता है। वह पॉइंट आउट करती है कि बॉस मॉन्स्टर पर्सनली उनके लिए बैटल करने आया है। लेकिन तभी ग्रे एक बॉम्बशेल ड्रॉप करता है जिसकी किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। ये बॉस मॉन्स्टर बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही वह रियल बॉस की लोकेशन रिवील करने वाला होता है, पीछे से एक मॉन्स्ट्रस वॉइस उन पर रोर करती है। यह है प्रोवोकेटिव रोर, एक और हॉर्ड ऑफ क्रीचर्स को उनके पीछे चेस करने के लिए अनलीश करता है। सारा के लिए यह थ्रिलिंग नॉइज डेफनिंग है, लेकिन ओगर्स के लिए यह उन्हें बैटल हंग्री मेनियक्स में कन्वर्ट कर देता है। सारा फियर में शिवर करती है, अपनी सेंसेस को कॉम्प्रिहेंड करने में फेल हो रही है। एक क्रीचर है जो एलीट ओगर से भी ज्यादा टेरिफाइंग और ब्रूडिंग है और वह पूरे ग्रुप को कमांड कर रहा है। आखिरकार ग्रे रिवील करता है कि वे एक ओगर जनरल के खिलाफ हैं, वही मॉन्स्टर नेस्ट का रियल बॉस है। मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि वे लिटरली अभी सैंडविच्ड हैं। एक तरफ एलीट ओगर उनकी एस्केप ब्लॉक कर रहा है, पीछे जाना भी ऑप्शन नहीं क्योंकि वहां लार्ज हॉर्ड उनका वेट कर रही है। रियल बॉस के साथ सारा अपनी शॉक एक्सप्रेस करती है, ये फुली नोइंग कि वे इस लेवल के मॉन्स्टर का फेस नहीं कर सकते। उनकी विक्ट्री की ओनली चांस है कि सामने वाले एलीट ओगर को मारकर एस्केप करें, तो वह एग्जैक्टली यही करती है, बीस्ट पर चार्ज करते हुए और अपनी वेपन को उसके खिलाफ क्लैश करती है। बैटल जीतने के लिए डिटरमिन्ड वह एक ओपनिंग एक्सप्लॉइट करती है और क्रीचर के बॉडी पर शार्प कट कनेक्ट करती है। कट से ब्लड स्पर्ट होता है और नॉर्मली ये गुड साइन होना चाहिए, लेकिन उसकी वरीज तब और वर्सन हो जाती हैं जब वो नोटिस करती है कि वुंड फिर से हील हो रहा है। इस बीच हमारा बॉय डजन्स ऑफ मॉन्स्टर्स के खिलाफ अकेला क्लैश कर रहा है, ओगर जनरल की एबिलिटीज का नॉलेज शेयर करते हुए। अपेरेंटली उसकी रोर मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ और रिकवरी स्पीड को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करती है। बेसिकली वे एक एलीट ओगर ऑन स्टेरॉइड्स के खिलाफ हैं। नॉर्मल एक को डिफीट करना भी अभी इतना डिफिकल्ट है कि ग्रे को भी हार्ड टाइम हो रहा है। एक मॉन्स्टर को स्लैश करते हुए वह सारा से कहता है कि उसका बैक कवर करे। वह इंस्ट्रक्ट करता है कि बैटल को बस थोड़ा और डिले करें, जिससे सारा सवाल करती है कि उसके पास कौन सी मिराकुलस स्ट्रैटेजीज प्लान्ड है। इस पर हमारा बॉय शेयर करता है कि ऐसी सिचुएशन में उनका ओनली ऑब्जेक्टिव है सबसे अगली को मारना, वह बास्टर्ड जो अपनी हॉर्ड के पीछे छुपा है। सर्वाइवल की फाइट शुरू होती है। ग्रे अपनी सोर्ड को एक मॉन्स्टर के खिलाफ क्लैश करता है। सराउंडेड और फ्लैंक्ड होने की अनोयंस रिफ्लेक्ट करते हुए वह स्लैश डिफ्लेक्ट करता है और एक और रेजिंग मॉन्स्टर को एम करता हुआ पाता है। वह एनिमीज को कट करता हुआ फोकस करता है कि सामने क्लियर पाथ बनाए ताकि ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सके, लेकिन केयरलेसनेस में वह इतनी स्ट्रेंथ यूज करता है कि उसकी ब्लेड लिटरली शैटर हो जाती है। यह जेन्युइनली ट्रबलसम है क्योंकि अब वह उस वन वेपन के बिना रह गया है जिसमें वह कॉन्फिडेंट था। वह एनहांस्ड ओगर के डाउनवर्ड स्लैश को डॉज करता है और अपनी स्पेयर स्वॉर्ड निकालने पर अटेंशन प्रायोरिटाइज करता है। हाँ, यह स्मार्टेस्ट मैन कैरेक्टर है जो मैंने थोड़े टाइम में देखा है। सेकंड स्वॉर्ड कैरी करना मींस प्रिपेयर्ड होना। खैर ग्रे वरीड है कि उसकी ब्लेड ज्यादा देर होल्ड नहीं करेगी। उसकी रेस्क्यू में उसकी मास्टर अपनी स्पेयर स्वॉर्ड उसकी तरफ टॉस करती है, जिससे उसे विक्ट्री का एक और चांस मिलता है। दोनों स्पेयर स्वॉर्ड्स हाथ में लेकर उसके पास बेहतर फाइटिंग चांस है, लेकिन फिर भी यह हर सिंगल मॉन्स्टर को मारने के लिए इनफ नहीं होगा। अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट करते हुए यह बंदा बैटशिट क्रेजी हो जाता है एनिमीज पर सुपर स्पीड स्लैश अनलीश करता है। उसका फॉरवर्ड मोमेंटम तब ब्रेक होता है जब एक ओगर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लकीली वो डॉज करता है और फिर क्विकली अटैक ब्लॉक करता है। ओगर जनरल थ्रेटेंड फील करता है और सेकंड मॉन्स्टर्स रोड अनलीश करने का डिसाइड करता है। ग्रे के हॉरर में स्ट्रेंथेंड क्रीचर्स को अभी और स्ट्रेंथ बूस्ट मिलता है। अब उसे और ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ग्रे रियलाइज करता है कि ओगर जनरल इतना इंटेलिजेंट है कि उसकी स्ट्रैटेजी को सी थ्रू कर लेता है। अब जब उसे पता है कि ह्यूमन क्या करने की कोशिश कर रहा है, ओगर जनरल मिनियंस को फाइट करने के लिए प्रोवोक करने के लिए रोर करता रहता है। एक स्ट्राइक ब्लॉक करते हुए ग्रे मॉन्स्टर्स को पुश पास्ट करके सीधे आगे बोल्ट करता है। हॉर्ड ऑफ मॉन्स्टर्स उसका वेलकम करने को रेडी है। हर सिंगल मॉन्स्टर का फेस ऑफ करने के बजाय वह एफिशिएंटली उन मॉन्स्टर्स को कट करता है जो डायरेक्टली उसके रास्ते में है, लेकिन फिर भी यह उसे स्क्रैचेस और इंजरीज देता है। ब्लड बैथ उसे वेयर डाउन कर रहा है क्योंकि वो एंडलेस बराज ऑफ अटैक्स से रेस पास्ट करने में स्ट्रगल कर रहा है। गार्ड डाउन करने पर एक ओगर उसे टैकल करता है और पिन कर देता है। थिंग्स रियली बैड लग रही हैं क्योंकि ओगर्स ने उसे राइट वेयर दे वांटेड। लकीली चूंकि वे इतने एनरेज्ड हैं, उन्होंने कोऑपरेट करने की सेंस खो दी है क्योंकि एक ओगर बिना सोचे अपने ही काइंड को स्लैश कर देता है। ग्रे इंटरनलाइज करता है कि उनकी स्ट्रैटेजी शायद उसकी सोर्ड्स को वीकन करना है। लॉस्ट इन थॉट होने पर एक गिगा चैड ओगर पावरफुल फिस्ट लोड करता है। उसके हेड को क्रश करने के लिए यह डू और डाई सिचुएशन है और वह क्लियरली खुद को हिट नहीं होने दे सकता, तो वह अपनी सोर्ड यूज करता है डैमेज को मिटिगेट करने के लिए। लेकिन फिर भी ब्रो इंपैक्ट फोर्स से जमीन पर हैवी क्रैश के साथ लॉन्च हो जाता है। लाइफ के एज पर होने के बावजूद यह बंदा ब्रोकन स्टेट में फिर भी स्टैंड करने की कोशिश करता है। यह है बैडएस का डेफिनेशन। प्रीवियस अटैक ने उसकी स्पेयर सोर्ड डिस्ट्रॉय कर दी। अब उसके पास सिर्फ एक सोर्ड बची है और डजन्स ऑफ ओगर्स को स्ले करना है।
बॉस के साथ सिचुएशन उसके फेवर में नहीं है। इनफैक्ट यह नियरली इम्पॉसिबल है। रिग्रेशन एक्सपीरियंस करने के बावजूद वह फुली अंडरस्टैंड करता है कि वह अभी विन नहीं कर सकता। इतने ब्लडथर्स्टी मॉन्स्टर्स के खिलाफ जो उसे वेयर डाउन कर रहे हैं, तो वह अपनी बैटल स्ट्रेटजी स्विच करने का डिसाइड करता है। अपनी मास्टर से रोर करता है कि वह रन अवे करे। सीरिया ये सुनकर हल्की सी स्माइल करती है और ग्रे के ऑफर को मना कर देती है। वो अभी भी ताकतवर एलीट ओगर का सामना कर रही है, लेकिन ग्रे को समझ नहीं आता कि वो इतनी डिटर्मिन्ड क्यों है। ग्रे उसे भरोसा दिलाता है कि वो भाग जाए, वो जल्दी ही उसके पास आ जाएगा, लेकिन सीरिया उसके सजेशन को रिफ्यूज कर देती है। फिर वो डरावना सच बताती है कि अब उसके पास भागने की एबिलिटी नहीं बची। उसकी थाई पर गहरी चोट है, जिससे ग्रे की सारी होप्स टूट जाती हैं। अब कोई रास्ता नहीं बचा, बस मौत की ओर बढ़ना है। ग्रे अपने ब्लेड को गुस्से में घुमाते हुए सोचता है कि वो इतना कमजोर क्यों पड़ गया, जबकि उसके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सब कुछ ट्रेजिकली खत्म होने वाला है। उसकी आखिरी सोर्ड भी टूटकर बिखर जाती है, लेकिन फिर भी ग्रे हार मानने को तैयार नहीं है। वेपन खोने के बावजूद वो अपनी लाइफ को एंड मानने से मना करता है। ग्रे सोचता है कि अगर वो फ्यूचर की टेरिफाइंग पावर यूज कर सके, वही एबिलिटी जो लिक्विडेटर जैसी थी, तो ये मॉन्स्टर्स टुकड़ों में कट सकते हैं। उस टाइम की फीलिंग को याद करते हुए वो अपनी ब्रोकन सोर्ड को उठाता है, ध्यान की स्टेट में जाता है, और जब वो अपनी आईज खोलता है, अब वो वीकलिंग नहीं रहा। एक ही डार्क बर्निंग स्लैश से वो ओगर्स को राख कर देता है। सीरिया भी नहीं समझ पाती कि व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन लगता है ग्रे अब भी कंट्रोल में है। डार्क पावर्स यूज करने के बाद भी वो सीरिया को रिलीफ की स्माइल देता है। अगले कुछ सेकंड्स में ग्रे अपने सामने आने वाले हर क्रीचर को कट करता है, ओगर जनरल समेत। उसकी मास्टर भी समझ नहीं पाती कि व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड। वो तो एलीट ओगर पर फोकस कर रही थी, लेकिन अब जब ओगर जनरल मारा गया है, उसकी स्ट्रेंथनिंग एबिलिटीज भी खत्म हो गई हैं। सीरिया समझ जाती है कि अब वो बीस्ट को आसानी से मार सकती है, क्योंकि अब उसमें रीजेनरेट करने की कैपेबिलिटी नहीं बची। जजमेंट कट एंड का लोकल वर्जन यूज करते हुए वो क्रीचर को काट देती है और डिक्लेयर करती है कि एलीट ओगर अपने मास्टर के बिना नथिंग है। आखिरकार दोनों ने ऑल ऑड्स के खिलाफ जीत हासिल की। इतने सारे ओगर्स को हराने के बाद भी ग्रे अपनी मास्टर की सोर्ड तोड़ने के लिए सॉरी बोलता है। सीरिया कहती है कि ये नथिंग है उसकी जान बचाने के सामने। वो सोर्ड उठाती है और ग्रे से उस टेक्निक के बारे में पूछना चाहती है जो उसने एंड में दिखाई, लेकिन उससे पहले ही ग्रे जमीन पर गिरकर अनकॉन्शियस हो जाता है। उसकी मास्टर घबरा जाती है और उसका नाम जोर से पुकारती है। अब कहानी ग्रे के इनर माइंड में जाती है। वो अपने आसपास देखता है और एक चेन्ड फ्लोटिंग डोर देखता है। वो हैरान है जब तक वो डोर वही डार्क एनर्जी रिलीज नहीं करता जो वो अपनी एबिलिटी से यूज करता है। अचानक उसे समझ आता है कि ये उसकी खुद की पावर है। वो सोचता है कि अगर वो डोर खोल दे तो क्या होगा, क्या वो पावर पा सकता है। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही पहला स्टेप रखता है, उसके शरीर में डेथ जैसा डर समा जाता है, इतना भयानक कि कोई भी डर जाए। और ये सिर्फ एक कदम पर। ग्रे इतना डर जाता है कि वापस हट जाता है। उसे अपनी पावर के बारे में सब जवाब नहीं मिले, लेकिन अब साफ है अगर वो अभी इन पावर्स को छेड़ेगा तो उसकी जान चली जाएगी। ये मजाक नहीं है। डर इतना भयानक है कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अंधेरे में एक वॉइस उसके माइंड में आती है, उसकी समझदारी की तारीफ करती है। ग्रे कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो घबराकर बेड पर जाग जाता है। उसकी मास्टर उसके पास बैठी है, खुश है कि वो फाइनली जाग गया। परेशान होकर वो पूछता है कि वो कहाँ है। सीरिया बताती है कि वो उसे विलेज के इन्फर्मरी में लाई थी। असल में ग्रे पूरे 5 डेज तक बेहोश था और मैं खुश हूँ कि ऑथर ने 3 डेज नहीं लिखा। सीरिया को उसकी लाइफ की चिंता करनी पड़ी, जबकि ग्रे को यह समझना पड़ा कि उस टेक्निक के बर्डन से उसे करीब 1 हफ्ता रिकवर होने में लग गया। सीरिया भी मानती है कि वो बैटल में हद से ज्यादा गया, यही असली ब्रेवरी है। फिर भी वो उसके बॉडी की हालत देखकर वरीड है और पूछती है कि क्या वो मूव कर सकता है। टेस्ट करने के लिए ग्रे अपनी आर्म उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिला तक नहीं सकता, इतनी एनर्जी खर्च हो गई है। इंजरी के साथ सोर्ड पकड़ना इम्पॉसिबल है। असल में वो तो अपना कोई भी काम नहीं कर सकता, तो उसे यह प्रॉब्लम जल्दी ठीक करनी होगी। लड़ाई के बाद उसकी आर्म पर ब्रूज है। सीरिया उसकी हालत देखकर दुखी हो जाती है, जानती है कि वो ठीक से मूव नहीं कर सकता। ग्रे मानता है कि वो अभी हेल्पलेस है। उसकी मास्टर भी मानती है कि उसकी आर्म जल्दी ठीक नहीं होगी, बताती है कि उसकी आर्म की हर बोन टूट गई है। ये सुनकर ग्रे हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे पेन महसूस नहीं हो रहा। असल में ये मैजिक पोशन के इलाज की वजह से है जो उसे दी गई थी। ग्रे हैरान है क्योंकि ये पोशंस बहुत महंगी होती हैं और उस पर खर्च कर दी गई। सीरिया समझाती है कि चिंता मत करो, विलेज चीफ ने खुद उन्हें इनाम में दी है। ग्रे को यकीन नहीं होता कि वो चीफ को जानता भी नहीं, फिर भी उसे इतनी महंगी दवा मिली। सीरिया सोचती है कि ग्रे थोड़ा सीधा है, तो वो साफ कहती है ग्रे अब विलेज का सेवियर और हीरो है। इसके पहले कि ग्रे कुछ समझे, विलेज चीफ आता है, लड़के को
ग्रीट करता है और उसका थैंक यू करता है। चीफ बताता है कि ओगर जनरल इतना ताकतवर था कि पूरे गांव को उससे लड़ना पड़ता और फिर भी एक लड़के ने उसे हरा दिया। उसके करेज और उसकी मास्टर की वजह से विलेज अब सेफ है। ग्रे सब तारीफ अपने ऊपर लेने से मना करता है, लेकिन चीफ कहता है कि वो खुद को कम आंक रहा है। कुछ देर के लिए ग्रे सोचता है शायद चीफ की बातें सही हैं। अपनी प्रीवियस लाइफ को याद करता है, तब ये जगह ओगियर्स के हमले से जल गई थी। अब उसकी मेहनत से विलेज बच गया है। चीफ उसे बताना चाहता है कि वो इतना ग्रेट क्यों है, लेकिन अभी वो ग्रे के असली गोल पर ध्यान देता है, वर्ल्ड यूनियन एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम पास करना। ग्रे को अचानक अपना असली गोल याद आता है। उसने बिना सोचे ओगियर्स को मारना शुरू कर दिया और अब उसके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं एग्जाम तक। वैसे वहां पहुंचने में ही 3 दिन लगते हैं पैदल। उसका सबसे अच्छा रास्ता है हॉर्स लेना, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। वो चीफ से हॉर्स उधार देने की विनती करता है। अच्छा ये है कि चीफ पहले से जानता था कि उसे ये चाहिए होगा, इसलिए उसने बेस्ट हॉर्स तैयार रखा है। सीरिया मुस्कुराती है, बताती है कि उनका असली प्लान था कि अगर ग्रे आज भी न जागा तो उसे खुद ले जाएं। कुछ लोग सच में आपके साथ होते हैं, जैसे ग्रे के दोस्त यहाँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी लाइफ में भी ऐसे लोग हों। ग्रे इन्फर्मरी से बाहर निकलता है तो पूरा विलेज उसका नाम लेकर उसे चीयर करता है। सब चाहते हैं कि वो अपना बेस्ट दे और सबने मिलकर उसे पैसे भी दिए ताकि वो एग्जाम की फीस भर सके और एकेडमी में खुद को संभाल सके। लड़का विलेज के प्यार और मदद के लिए हमेशा ग्रेटफुल है। वो मजाक में कहता है कि अगर वो फेल होकर वापस आया तो बहुत शर्मिंदगी होगी, लेकिन सीरिया अपने स्टूडेंट पर पूरा भरोसा करती है। कहती है कि एग्जाम देने वाले बाकी लोग ओजियर जनरल को अकेले नहीं हरा सकते। लेकिन चिंता की बात यह है कि उसकी आर्म अभी भी ठीक नहीं है और कोई नहीं जानता कब ठीक होगी। उसकी मास्टर कहती है कि वो मिन टाइम में लेफ्ट आर्म से सोर्ड चलाए, क्योंकि उसका स्किल इतना अच्छा है कि फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रे अपनी चिंता बताता है कि एग्जाम बहुत टफ हो सकता है, एक हाथ से दिक्कत होगी, लेकिन सीरिया कहती है कि एकेडमी के टीचर्स जब उसका टैलेंट देखेंगे तो उसे जरूर चुनेंगे। लड़का हॉर्स पर चढ़ता है। उसकी मास्टर कॉन्फिडेंटली कहती है कि वो पास करेगा, यही एक रास्ता है। उसने जो किया उसके लिए थैंक यू बोलते हुए वो प्रॉमिस करता है कि फेल नहीं होगा। पिछली लाइफ में विलेज के जलने को याद करते हुए वो खुश है कि अब उसे दूसरा चांस मिला है। अब दुनिया बदल रही है और वो अपनी न्यू पावर से फ्यूचर को बदलना चाहता है। अगले सीन में लड़का आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। सामने वर्ल्ड यूनियन एकेडमी की भव्यता देखता है। मैदान में एग्जामिनर एग्जाम टिकट्स बांटने की घोषणा करता है। सब कैंडिडेट्स मैदान में रहेंगे। देखने से बहुत लोग हैं, लेकिन सिर्फ 20 को ही जगह मिलेगी। सब बहस करते हैं कि सीट्स हर साल बदलती हैं, कभी 50 लोग चुने, कभी सिर्फ एक। रूल्स पक्के नहीं हैं। फिर प्रोफेसर एरियल सामने आती है। वो कैंडिडेट्स को एड्रेस करती है और बताती है कि उन्हें दिया गया पेपर लेना होगा। उंगलियों की स्नैप के साथ येलो रंग का मैजिक सर्कल खुलता है, एनर्जी निकलती है और टिकट अपने आप सबके हाथ में आ जाता है। ग्रे अपना टिकट लेता है। उसका नंबर फेंसिंग कोर्स के लिए 513 है। प्रोफेसर एरियल बताती है कि टिकट पर सिर्फ जरूरी बातें हैं, बाकी सब हर साल सेम है। वो कहती है कि एकेडमी को एज, जेंडर, नेशनैलिटी या क्लास से फर्क नहीं पड़ता, मतलब उन्हें ये सब मैटर नहीं करता। नाम जानने की भी जरूरत नहीं, जो पास होंगे उनसे बाद में इंफॉर्मेशन ली जाएगी। प्रोफेसर एरियल कहती है कि फेक नेम देना भी फाइन है। फिर साबित होता है कि एकेडमी को फर्क नहीं पड़ता। अब दिक्कत ये है कि ग्रे आज बिना सोर्ड के आया है, फिर भी उसे फेंसिंग में रखा गया है। उसे सिस्टम पर शक होता है। प्रोफेसर एरियल मजाक में कहती है कि उसने सबको देखकर ही कोर्स बांट दिया। ये सुनकर सब हैरान हैं। सबको शक है कि एकेडमी ने पहले से उनकी इन्वेस्टिगेशन की होगी, शायद माइंड रीडिंग मैजिक है। प्रोफेसर एरियल उनके सवालों का जवाब नहीं देती, बस देखती है कि कोई कंप्लेन नहीं कर रहा तो सबका एग्जाम स्केड्यूल टिकट पर लिखवा देती है। ग्रे नर्वस है क्योंकि उसका एग्जाम पहले ही दिन स्केड्यूल्ड है, जिससे उसे अपनी आर्म हील करने का कोई टाइम नहीं मिला। एरियल रिवील करती है कि यह एग्जाम सिर्फ एक बार होगा और यही सब कुछ डिसाइड करेगा। अगर कोई कैंडिडेट लेट हुआ तो तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन ही आउटकम होगा। वह यह भी रिमाइंड करती है कि स्केड्यूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और किसी भी रिक्वेस्ट पर ना तो मैनिपुलेट किया जाएगा, ना ही कोई डिस्प्यूट सुना जाएगा। ये ग्रे के लिए बहुत बैड न्यूज है, क्योंकि वो अपनी रिकवरी से स्ट्रगल कर रहा है। वो अपनी बॉडी से लिटरली बेग कर रहा है कि कल कोई मिरेकल हो जाए और आर्म हील हो जाए। नेक्स्ट डे आता है, लेकिन पुअर गाय की आर्म में बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं होती। अब उसे इसी हालत में एग्जाम देना है। ग्रे का एग्जामिनी नंबर कॉलेज होता है और वो फ्रस्ट्रेशन के साथ आगे बढ़ता है। वो खुद को काम करने की कोशिश करता है, सिचुएशन के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश में अपनी लेफ्ट आर्म को असेस करता है। उसे कोई इश्यू नहीं दिखता और वो राइट आर्म को भी थोड़ा बहुत मूव कर सकता है अगर पूरी ताकत लगाए। उसकी करंट स्ट्रेटजी है एग्जामिनर के मूव्स को शार्पली ऑब्जर्व करना और कोई विनिंग तरीका ढूंढना। वो एक कैंडिडेट और एग्जामिनर के बीच मैच देखता है। एप्लीकेंट बिना सोचे समझे अटैक के लिए रश करता है, लेकिन अटैक के एंड तक एग्जामिनर बिल्कुल अनफेज्ड है और कैजुअली नेक्स्ट मूव का वेट कर रहा है। कैंडिडेट अपनी सोर्ड को फिर से स्लैश के लिए उठाता है, लेकिन उसका वो वॉर भी बेकार जाता है। एग्जामिनर उसकी ब्लेड को डिफ्लेक्ट कर देता है और एक फाइनल ब्लो के साथ उसे लिटरली हवा में उड़ा देता है। कैंडिडेट की बॉडी जमीन पर गिरती है। एग्जामिनर एग्जाम का रिजल्ट
अनाउंस करता है और उसे वेन्यू से बाहर जाने को कहता है। आप सोच रहे होंगे कि ग्रे ने शायद कुछ सीख लिया होगा, लेकिन मजेदार बात यह है कि ग्रे लिटरली गिव अप करने लगता है और मान लेता है कि उसकी हालत खराब होने वाली है। उसका नंबर बुलाया जाता है और उसे अरीना में स्टेप करना होता है। ग्रे अपनी चांसेस पर रिफ्लेक्ट करता है, रियलाइजिंग कि वो एग्जामिनर को बीट नहीं कर सकता जिसने उससे भी बड़े कैंडिडेट को अनाइलेट कर दिया। अरीना के अंदर ग्रे को फर्स्ट मूव की फ्रीडम दी जाती है, लेकिन उसे पता है कि यह बैटल वन साइडेड ही होगी। फिर भी उसे कुछ इंप्रेशन तो बनाना ही है। फाइट शुरू होती है। ग्रे अटैक के लिए रश करता है। उसे अपनी मास्टर सिरिया की एडवाइस याद आती है कि अगर पावरफुल स्लैश देना है तो पूरी बॉडी यूज करनी है, सिर्फ आर्म्स नहीं। उसी एडवाइस को ध्यान में रखते हुए वो सोचता है कि राइट आर्म की कमी को कवर करने का एक ही तरीका है, बाकी मसल्स यूज करना। वो फर्स्ट स्विंग डिलीवर करता है जिसे एग्जामिनर आसानी से डॉज कर लेता है। इवन नाउ ग्रे खुद को यूजुअल स्टाइल में फाइट करने में स्ट्रगल करता है। आखिर राइट आर्म की कमी को कवर करने के बावजूद वो मेजर डिसएडवांटेज पर है। एग्जामिनर रिटेलिएट करता है, उसे कट करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रे हैरान रह जाता है। एग्जामिनर की सोर्ड बहुत स्लो मूव कर रही है, जैसे वो उसकी ट्रेजेक्टरी को बिना रश किए पढ़ सकता है। तो ग्रे एक्चुअली अटैक को सक्सेसफुली ब्लॉक कर लेता है। एग्जामिनर के अटैक के पीछे की फोर्स को फील करते हुए ग्रे जज करता है कि एग्जामिनर की टेक्निक सीरिया जितनी रिफाइंड नहीं है, तो अगर वो सीरिया से सीखी टेक्निक्स पर फोकस करे तो शायद मौका मिल सकता है ओपनिंग कार्व करने का। इसी स्ट्रेटजी को माइंड में रखते हुए ग्रे पूरी ताकत से रश करता है इंस्ट्रक्टर को ओवरवेल्म करने की कोशिश में, और इंस्ट्रक्टर सच में पीछे हटता है। उसकी स्पीड ही उसकी कमजोरी बन रही है। ग्रे कॉन्फिडेंट होता है, रियलाइजिंग कि वो एग्जामिनर को आसानी से हरा सकता है। मास्टर के वर्ड्स फिर से माइंड में आते हैं। उनकी ब्लेड्स एक बार फिर क्लैश होती हैं, लेकिन ग्रे पूरी ताकत से अपोनेंट को पीछे धकेल देता है। अब वो नए कॉन्फिडेंस के साथ बैटल फिनिश करने को रेडी है।